Good morning, class. Today we will read about our unit number 5, that is green skill. ये हमारी यूनिट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे और लास्ट भी है हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो हम किस तरह से करें, उससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या हार्म हो रहा है या उससे क्या बेनिफिट हो रहा है ना। और हमने इन्वायरमेंट को लेकर कितने अवेयर हैं इसके बारे में भी हम इसमें पता करेंगे। इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूटेड होने से बचाया जाए इसके बारे में ही पढ़ेंगे, और किस तरीके से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें ये भी हम इसमें आज रीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इंट्रोडक्शन पार्ट में पहला जो टर्म आया है वो है इन्वायरमेंट। द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ बीन derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड environner, मीनिंग टू एनसर्कल और सराउंड। मीन्स जो ये वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से आया है और इसका मीन्स हमारा सराउंडिंग, हमारे आसपास का एरिया, उसको हम नॉर्मली इन्वायरमेंट कह देते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट इज a surrounding external condition influencing development of growth of pupil, animal or plants। और नंबर 3 लिविंग और वर्किंग कंडीशन, मतलब जितने भी हमारे आसपास सराउंडिंग है, हमारी एक्सटर्नल कंडीशन जो हमें शो होती हैं और हमारे लिविंग और वर्किंग कंडीशन कहती हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एक वर्ड में इन्वायरमेंट बोल देते हैं। In fact, environment is viewed in different ways with different angles by different group of scholar। तो मतलब environment को हम different people, different angle से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो environment का एक कोई बंधा बंधाया डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैंने अब 2 डेफिनेशन आपके सामने पढ़ दी, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको एक और दिखाई दे रहा होगा। दिस environment is defined as the circumstances and physical condition that surround and affect an organism or a group of organism, and the social and the cultural condition that affect an individual or community। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं हम। अब बात आती है हमारी कि जो ये तो हो गया इन्वायरमेंट, अब बात आती है कि कितने टाइप्स का इन्वायरमेंट होता है। जब हम अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं इन्वायरमेंट की तो उसके टाइप्स भी अलग अलग होंगे, है ना। तो हम जब बात करते हैं उसके टाइप्स की, तो जो मेन 2 ब्रॉड कैटेगरी हैं वो पहला है फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग, अबायोटिक, और दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक, ठीक है। आई एम रीडिंग फ्रॉम योर बुक। सिंस द एनवायरमेंट इज बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट encompasses both the non-living abiotic and living biotic components of the planet Earth. Thus, on the basis of the basic structure, the environment may be divided into basic types, 2 basic types: physical or abiotic environment and biotic environment। अब उसके बाद फर्दरली फिजिकल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा आता है सॉलिड, जिसको हम अर्थ बोलते हैं। लिक्विड में क्या आता है, वाटर बॉडीज आती हैं। और तीसरा है गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिथोस्फीयर, जिसको नॉर्मली अर्थ बोलते हैं, जो कि सॉलिड होता है। हाइड्रोस्फीयर, वाटर components, and atmosphere is gas, air surrounding the earth। And the biotic components of the environment consist of plants and animals, उनको फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम के बारे में इसमें रन करेंगे। अब जैसा कि रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट से रिलेशन है वो कैसा रहा है। हमेशा ही जो मैन है वो क्या है, एक सिविलाइज और स्किल पर्सन, दोनों
एनवायरनमेंट में और मैन में रिलेशन क्या था, मैन हमेशा से आगे रहा है, स्किल्ड रहा है, सिविलाइज रहा है और एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करता रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता रहा, ऐसे ही जो रिलेशनशिप था मैन और एनवायरनमेंट का वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। तो हम इसमें यही रीड करेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। द चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ मैन विद द एनवायरनमेंट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 4 पीरियड्स। नंबर 1 जो पीरियड है वो है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, जो कि बिगनिंग से स्टार्ट था। इन द बिगनिंग अर्ली मैन वॉज अ फूड गैदरर and was basically a part of the environment. When man learned to hunt animal for his food, it was a first attempt of man at the exploitation of our natural resources. हमेशा से ही आदमी ये था ना कि सोसाइटी में रहता था, समाज में रहता था, सामाजिक प्राणी था, नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता रहता था, जहाँ पे उसको खाना पानी मिलता वहीं पर वो रुक जाता था थोड़े टाइम के लिए, जैसे ही ख़त्म हुआ दूसरी जगह पर, तो हम उसको फूड गैदर भी बोल सकते हैं। उस वाले पीरियड को हम फूड गैदरिंग पीरियड भी बोल सकते हैं। और उसने ऐसे ही नेचुरल सोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करना पहले इस पीरियड में स्टार्ट कर दिया, एनिमल को मारना। ठीक है, नंबर 2 पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पेस्टोलिज्म। दूसरा जो पीरियड था एनिमल डोमेस्टिकेशन पेस्टोलिज्म, इसमें क्या था, विद द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन man learned to domesticate animal for his own benefit, for milk, meat and carrying load. This trend might have necessitated the certain of habits of the domesticated animal, which ultimately led to the destruction of forest and exploitation of forest resources. जब आदमी ने एक जगह रुकना सीख लिया तो उसने जानवर को मारने की जगह उनको क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट, पालना शुरू कर दिया। अभी भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है बट वो दूसरा फॉर्म हो गया, उसने उसके दूध के लिए, उससे प्राप्त रिसोर्सेज के लिए उनको पालना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये भी क्या होने लगा, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का ही। और फॉरेस्ट जगह जब रुका तो उसने जगह बनाई अपने रहने के लिए, तो फॉरेस्ट को कटिंग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। जब वो एक जगह पर रुका तो एनिमल से उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो उसने क्या किया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड बिकम अ hallmark in the development of human skills of taming and controlling the biotic component of the natural environment system. ये एक हॉलमार्क था पूरे पीरियड में कि उसने क्या करा, प्लांट को भी अब उगाना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी, जैसे मैंने बताया आपको, है ना। जानवर को तो पाल ही रहा था, बायोटिक कंपोनेंट का तो वो एक्सप्लॉइटेशन कर ही रहा था, अब उसने प्लांट्स का भी क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन करने लगा एक तरह से। मतलब जब उसको उगाने लगा है तो क्या करने लगा, वो एक्सप्लॉइटेशन करने लगा ज़मीन का। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन लेट 19th century, द इमर्जेंस ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एम्बिटर्ड on natural environment is highly complex and controversial. Highly advanced technologies and scientific techniques led to indiscriminate exploitation of natural environment. This has created most the present day environment problem. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहा ऐसे ऐसे ही एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता रहा। जैसे कि आज की सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है, पोल्यूशन। ठीक है, हर टाइप का पोल्यूशन, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टर्म आती है वो हमारी आती है इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, देखिए और मेरे साथ रीड भी करिए। इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स in a given area and all the non-living physical and chemical factors of their environment linked together through nutrient cycling and energy flow. मतलब इकोसिस्टम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास एंड नॉन लिविंग ऑल्सो, वो सारा क्या बनाते हैं, हमारे इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम में भी डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज का हो सकता है, कोई छोटा कोई बड़ा। दे मे बी होल फॉरेस्ट और अ स्मॉल पॉन्ड। डिफरेंट इकोसिस्टम आर ऑफन सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल, वैसे सबके अलग अलग क्या होंगे,
इकोसिस्टम के वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, वहाँ कौन से एनिमल्स हैं, किस तरह का किस तरह की फॉरेस्ट है, किस तरह का एग्रीकल्चर हो रहा है, वो अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग से डिफाइन करता है कि वो माउंटेन है, डेजर्ट है, या फिर ओशियन है ना। और आर आइसोलेटेड अदरवाइज लाइक lakes or rivers. As these borders are never rigid, ecosystem tend to blend into each other. As a result, the whole earth can be seen as a single ecosystem, or a lake can be divided into several ecosystems depending on the used scale. अब हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, आप टेबल में देख पा रहे होगे। कंपोनेंट इकोसिस्टम में दो मेन बताए हैं। जैसे हमने इन्वायरमेंट को डिवाइड किया था वही सेम, बायोटिक में लिविंग आ गए और अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको फर्दरली डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। और ऐसे ही नॉन बायोटिक, अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है, उसको भी 3 पार्ट्स में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। ब्रॉडली 2 हैं, बायोटिक और अबायोटिक, उनको फर्दरली डिवाइड किया हुआ है जो आप टेबल में देख पा रहे हो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम में भी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब ब्रॉड कैटेगरी की बात करें 2 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। द नेचुरल इकोसिस्टम अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ecosystem. All these types of ecosystem are self-sufficient interacting system in the biosphere and these have a similar fundamental plan in their structure and function. ऐसे मैंने बताया कि 2 होते हैं और फिर नेचुरल को फिर डिवाइड किया गया फर्दर 2 में, ठीक है। उसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। एक आपको फ्लो चार्ट दिखाई शो हो रहा होगा, उसमें देखिए आप अपने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, वही मेन 2 टाइप्स के बता दिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में फिर उसको डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, और फिर एक्वेटिक को फिर 2 में डिवाइड किया है, लैंटिक एंड लॉटिक। लैंटिक में आ रहा है लेक और पॉन्ड, और लॉटिक में आ रहा है रिवर, स्ट्रीम और ओशन में साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टाइप्स एंड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। जो इम्बैलेंस हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसके कारण क्या है, क्या रीज़न है कि ये एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं। ह्यूमन कॉजेज इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इन 2 ways। ह्यूमन कारण है और फैलाता है एनवायरनमेंट 2 तरीके से। पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसको भी 2 में किया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। द डायरेक्ट और इंटेंशनल इम्पैक्ट्स आर प्री प्लान्ड एंड मैन इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सच चेंजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। जो पहला होता है वो डायरेक्ट होता है, इसमें इंटेंशनली वो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और उसे पता होता है कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, मगर भी वो उस चीज़ को कर रहा है। पहला क्या है, लैंड यूज चेंज, clearing of forest and burning of grassland for crop cultivation, felling of trees for commercial purpose, change in cropping pattern in relation to new farming techniques, new high yielding seeds, use of weedicides, pesticides, fertilizer, irrigational facilities etc. उसने लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना शुरू कर, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। फर्टिलाइजर का यूज़ किया, खेती ज़्यादा से जल्दी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। नंबर 2 है construction of dams, canals, diversions and manipulation of river channels, construction of embankments and dikes to protect the area from floods, construction of roads and bridges, increase in urbanization meaning drilling of mineral oils, withdrawal of groundwater etc. कंस्ट्रक्शन शुरू करने तो उससे क्या हुआ, उससे भी काफ़ी सारा क्या हो रहा है, अगर रिवर का रास्ता रोकेंगे तो वो क्या करेगी, दूसरे जगह बाढ़ पैदा कर देगी, या फिर हो जाएगी, सूखा हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे डैम बन रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना। जैसे आप प्रॉब्लम देख ही रहे हो आजकल। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मैकेनिक 3rd है हमारा जो मेन डायरेक्ट कारण है इम्बैलेंस पैदा करने का एनवायरनमेंट में, वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड
एक्सेट्रा। जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, ठीक है। वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स, क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस precipitation, dispersal and clearing of clouds and fogs, checking of hailstorm etc. नंबर 5 सबसे जो इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम। पता है कि हमें इससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा तो होगा ही बट नुकसान ज़्यादा ही होगा, तब भी क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी इज बीइंग एन इंक्रीजिंगली बाय कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव पर्पस। अब ये जो अभी तक हमने सारे पढ़े वो क्या थे, डायरेक्ट कॉज थे, डायरेक्ट फैक्टर्स थे जो कॉज करते हैं, इम्बैलेंस पैदा करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स आप अपनी बुक में स्क्रीन पे होगा। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ मैन ऑन द एनवायरनमेंट आर नॉट premeditated and planned, and these arise from those human activities which are directed to accelerate the pace of economic development. Sometimes such effects are not reversible, and therefore it becomes very difficult to identify and evaluate them. Majority of the indirect impacts of human activities on the environment are related to pollution, which includes soil, water and air pollution and resultant environmental degradation. इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसमें नॉर्मली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, लाइक पोल्यूशन हो गया, हर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आप जानते हो, सॉइल, वाटर, एयर, है ना। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट इनटू इकोसिस्टम थ्रू दीज देयर यूज एज insecticides, fertilizers, etc. alerts the food chain and food web. Similarly, the release of industrial waste into stagnant water, rivers and seas contaminates water and cause several diseases and deaths of organism and thus disturb the ecological balance. जैसे कि फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकल रहा है, वेस्ट है ना, वो कहाँ जा रहा है, नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम वो भी क्या हो रहा है, ख़त्म ही हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज पार्ट आता है, इसको जब अभी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक रीड करेंगे वो हमारे रिलेटेड है नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब रिसोर्सेज किनको हम नेचुरल बोलते हैं, क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन इज अ होलिस्टिक अप्रोच विच इंक्लूड्स preservation, maintenance, sustainable utilization, restoration and enhancement of natural resources। इसमें सब चीज़ों को बचाने के एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को आते हैं। कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड सॉइल, एयर, वाटर एसेट्रा, whereas non-renewable sources include mineral and resources like LPG, petroleum, coal, etc.